हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2018 एमएससी एंट्रेंस केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन इन द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 7 to n = 3। तो देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि आपको वहां पर पूछ रहा हो कि नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन कितने होंगे, जब कोई भी n = मान लीजिए अभी यहाँ 7 से n = 3 में आ रहा है, ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने स्पेक्ट्रम लाइन मिलेंगी। तो इसके लिए आपको सिंपल फॉर्मूला है डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये डेल्टा n क्या होता है, जहां से आपका स्टार्ट होता है। सपोज n = 7 से स्टार्ट हो रहा है तो 7 से 3 में आ रहा है, तो मतलब डेल्टा n हो गया आपका 7 - 3 मतलब 4 इन ब्रैकेट क्या होगा 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो 2 × 2 हो जाएगा, तो ये 5 आएगा, 5 × 2 10। तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 10 स्पेक्ट्रम जो है लाइन आपको पॉसिबिलिटी है मिलने का। तो आपका पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। क्लियर हुआ। इसमें सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और डेल्टा n आपको ध्यान रखना है कि आपका ट्रांजिशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो इनिशियल है, ठीक है, मीन्स 7 - 3 मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, ये आप ध्यान रखो, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द वेवलेंथ ऑफ ए सर्टेन लाइन इन द बामर सीरीज इज ऑब्जर्व टू बी 403,041 एंगस्ट्रॉम। It correspond to an emission from the state with the principal quantum number। तो ये देखिए आपको जो है बामर सीरीज, तो आपको पता है ना, आप एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, देखो UV∠I, हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो है वो इस तरीके से मिलता है। तो जो पहली लाइन मिलती है लाइमन सीरीज वो UV में होती है, UV में लाई करती है, जबकि जो दूसरा होता है बामर तुम्हारा आपका जो है विजिबल लाइन में होता है, ठीक है, विजिबल में होता है ये। इसके बाद जो है ये जो तीनों हैं, ठीक है, वो पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये तीनों जो है इंफ्रारेड रीजन में आते हैं, ठीक है। ये एक ट्रिक आप समझ लीजिए, UV∠I। तो ये तो आपका जो है सिंपल ट्रिक है, इससे आप बना सकते हो। और जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बामर सीरीज ऑब्जर्व हो रहा है इतना एंगस्ट्रॉम, तो आपको पता है कि 1/λ जो होता है ये किसका होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट RH इंटू क्या होता है 1/n1² - 1/n2²। अब देखिए ये क्वांटिटी, आप देखिए कभी कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा होता है कि यहाँ पर ये नेगेटिव तो नहीं आएगा वैल्यू, तो आप ये ध्यान रखो कि हमेशा पॉजिटिव में से नेगेटिव को घटाना है। आप कभी भी यहाँ पे फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना कि जैसे ये n2² - n1², आप जो भी रखो। देखो यहाँ पर जो लाइमन सीरीज होता है ना, ये n = 1 पे होता है, बामर होता है n = 2 पे, और इसके बाद ऐसे ही पास्चन होता है n = 3 पे, ठीक है, और ब्रैकेट होता है n = 4 पे, ऐसे ही फुंड होता है n = 5 पे। तो कोई भी लाइन आपको जो है ऑब्जर्व हो रही है अगर n = 2 पे, तो वो क्या है आपका, वो सिंपल है आपका बामर सीरीज है, ठीक है। तो n = 2 पे आके वो खत्म हो जाएगा। अगर वो n = 1 पे आ रहा है तो वो लाइमन सीरीज में आएगा, ठीक। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई। तो इसका मतलब हो गया n = 2 होगा, ठीक। तो अब आप देखो, तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे कि किस स्टेट से आ रहा है, सपोज n = 5 से आ रहा है या 4 से आ रहा है, आपको नहीं पता है, ठीक है। तो सिंपल आपको मैं ये बता रहा हूँ कि फॉर्मूले में आप कंफ्यूज मत होना कभी कि यहाँ पर आप निगेटिव ला दो वैल्यू, निगेटिव नहीं आएगा, जब भी आएगा ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर RH होगा और 1/ अब n = 2 में आएगा तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 होगा, माइनस अब ये 1/n2²। अब ये n2 क्या होगा, देखो n2 आपका कोई भी हायर स्टेट होगा, तो हायर स्टेट सपोज अगर आप 5 रखते हो तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। दैट मीन्स कि ये क्वांटिटी आपकी कम आएगी इससे। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि ये 1/4 जो है, मतलब 1/n1² जो है वो हमेशा ज्यादा होगा n2 से, ठीक। एक चीज क्लियर हो गई। अब देखो आपको लैम्डा की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 4041 एंगस्ट्रॉम।
तो लैम्डा आपको दिया है एंगस्ट्रॉम में, तो इसको आप कन्वर्ट कर लो पहले किसमें, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, राइट। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 10⁻2 सेंटीमीटर, राइट। तो आप यहाँ पर लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा 4341 इंटू 10⁻, अब 1 मीटर की जगह 10⁻2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो जस्ट ये वैल्यू आपको सेंटीमीटर इनवर्स में, सेंटीमीटर में यहाँ पर रखना है। और रेडबर्ग कांस्टेंट ये आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, इसकी जो वैल्यू होती है ये अराउंड होता है 10,90737, ये वैल्यू होती है सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। आपको जस्ट ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर रखना है सेंटीमीटर इनवर्स में, आपको n2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब ये आप पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, यूनिट का आपको ध्यान रखना है, बस सेंटीमीटर इनवर्स में रखना है, सो दैट कि ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो आप जब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये फाइनली आपको जो n2 की वैल्यू है मतलब वो 5 आएगा। दैट मीन्स कि आपका जो ट्रांजिशन है ये n = 5 से यहाँ n = 2 में हो रहा है, तब जो आपको वेवलेंथ मिल रहा है उस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग वो 4341 एंगस्ट्रॉम शो करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप एग्जाम में कब अटेम्प्ट करोगे, ये क्वेश्चन देखिए लेंदी है, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, या फिर मतलब आप सेकेंड राउंड में कर सकते हैं इसको, मतलब फर्स्ट राउंड में आप इस तरीके को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे अगर, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कहीं मिस्टेक कर दें और उसकी वजह से जो है आपके आंसर गलत हो सकता है। तो बहुत ही केयरफुली आप इसको कर सकते हैं, जैसा आपका माइंड सेटअप हो उस तरीके से आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज x, देन द स्पीड ऑफ द हीलियम प्लस इन द सेकेंड ऑर्बिट। तो यहाँ पर ये देखिए तीनों क्वेश्चन जो है आपके हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम से दिए गए हैं, तो ये आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब कौन सा फार्मूला आपको कब यूज होगा। तो सपोज आपको एनर्जी पे पूछ सकता है, यहाँ पर रेडियस के फॉर्म में पूछ सकता है, अभी यहाँ पे जैसे इसने वेलोसिटी के फॉर्म में पूछ लिया, तो सिंपल आप देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है। अगर आपको नहीं याद है तो आप सिंपल इसको रिवाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है न्यूक्लियस से, तो ये जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल mv²/r होता है, और यही उसके कूलम्बिक अट्रैक्शन के इक्वल होता है। तो सपोज ये आपका ZE²/r² होता है, तो फिर r से कैंसिल कर दो, तो यहाँ से आप v² निकालोगे तो सिंपल ये ZE² क्या होगा, r तो एक कैंसिल हो गया है, m × r, तो ये हो जाएगा सिंपल आपका। अब आप जानते हो कि जो रेडियस है इसका तो फॉर्मूला आपको पता होगा कि Rn किसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये सिंपली आपका प्रोपोर्शनल होता है, जो Rn की वैल्यू होती है ये n² h² आपका होता है 4π² ZmE², ठीक है। तो हमें इन सब से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ Z से मतलब है, क्योंकि यहाँ पर Z हमको चाहिए और n से मतलब है। तो Rn इज प्रोपोर्शनल टू n²/z, सिंपल हम कह सकते हैं n²/z। तो ये n²/z आप यहाँ जब रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो सिंपल ये n², और जब आप ऊपर रखेंगे तो ये जाएगा z ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये z² होगा। तो जो v² की वैल्यू मिली आपको वो z²/n² मिली, राइट। तो v² आपको मिला z²/n² के प्रोपोर्शनल, तो v आपका होगा z/n के प्रोपोर्शनल, राइट। तो ये आपका मिल गया फॉर्मूला, तो v = z/n हो गया। अब आप देखो हीलियम इन द सेकेंड ऑर्बिट, तो हीलियम मतलब z की वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, राइट, और n की वैल्यू क्या है, 2, ऑलरेडी बोला है सेकेंड ऑर्बिट। तो आप v निकालो, तो v = क्या होगा आपका, z मीन्स बाई n, तो 2/2 दैट मीन्स 1। तो आपको सिंपल मिलेगा, अगर जैसे इसने हाइड्रोजन एटम का बोला x है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपको स्पीड x ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड x ही होगा। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए गैस फेज रिएक्शन A to P,
आपका प्रोडक्ट बन रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल प्रेशर P0 द रेट R इज फाउंड टू चेंज एज शोन इन द टेबल। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछ रहा है कितना होगा आपसे। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है सिंपल क्या होगा कि आपको A से P बन रहा है और वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा या सेकेंड ऑर्डर पर करेगा ये नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। बस A से P बन रहा है ये आपको पता है। और देखो आप जानते हो कि जो रेट होता है ना, रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन टू द पावर n के। तो ये हमको निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, n को हमको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल आप देखो कि ये C यहाँ पर पार्शियल प्रेशर P0 हो सकता है, तो हम इसको P0 टू द पावर n लिख सकते हैं। तो R इज प्रोपोर्शनल टू P0 टू द पावर n, राइट। अब हम R रेट देख रहे हैं कि यहाँ पर जब P0 की वैल्यू 1 है तो रेट है 6, तो A 6 है, यहाँ पर कांस्टेंट मान ले रहे हैं हम K। तो P0 की वैल्यू जब 1 है टू द पावर n, और यहाँ पर देखो जब P0 की वैल्यू आप 2 कर रहे हो तो ये 17 हो रहा है, जब 4 टाइम्स कर रहे हो तो ये 48 हो रहा है। तो मैं मान लो थर्ड वाला अगर ले रहा हूँ तो रेट उस समय क्या हो रहा है, 48 हो रहा है, जब वहाँ पर उसका कंसंट्रेशन मान लीजिए K3 होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 4 टाइम्स 4 टू द पावर n। अब ये आपको वैल्यू सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सिंपल आप डिवाइड कर दीजिए नीचे वाले को ऊपर वाले से, तो ये क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये K1 और K3 एक्चुअली इक्वल ही होंगे, एक ही ऑर्डर के रेट कांस्टेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अब आप यहाँ से n 4 टू द पावर n को कैलकुलेट करना है, तो 6 8 जा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 8 आएगा, ठीक ठीक। इसके बाद देखो आप 4 टू दी पावर n होगा, तो अब 4 टू दी पावर n और यहाँ पर है आपका 8। तो ये कैसे करोगे आप कि ये 4 की पावर क्या पावर आए कि 8 आना चाहिए यहाँ पे वैल्यू। तो आप अगर 4 की पावर अगर 3/2 रखो तो ये मिलेगा 8 मिलेगा, क्यों, क्योंकि अगर आप 4 टू दी पावर सिंपल 2 करते हो तो कितना मिलेगा, 4 इंटू 4, ये कितना होगा 16, ठीक है। तो अगर उसका मैं 0.5 कर दूं तो वो सिंपल मुझे 8 मिल जाएगा। तो ये सिंपल मैंने 1 किया और उसके पावर 0.5 कर दिया, तो ये मुझे मिल गया, ठीक है। तो 4 इंटू 2 दैट मीन्स ये आपका कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑर्डर वो 3/2 होगा, दैट मीन्स कि आपका 1.5, तो ये आपका 1.5 ऑर्डर इसका करेक्ट होगा। क्लियर है, आप इसको भी लेके कर सकते हैं, ठीक है, दोनों को लेके कर सकते हैं आप। अब अगला जो क्वेश्चन है कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज इक्वल टू हीट, तो हीट सप्लाइड बाय द जो है ये जो हीट सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है, मतलब आप कोई सिस्टम है आपके पास, वहां पर आप हीट दे रहे हो, सपोज Q अमाउंट दे रहे हो, तो उसके जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है डेल्टा U, और यहाँ से आपने जो Q दिया है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज इक्वल टू द हीट सप्लाई। तो अब स्टेटमेंट करेक्ट बताना है, तो आप सिंपल जानते हो कि Q बराबर क्या होता है, डेल्टा U प्लस W होगा। तो अगर ये सिस्टम पे आप हीट Q दे रहे हो, डेल्टा U इसके इंक्रीमेंट हो रहा है अगर इंटरनल एनर्जी में, तो इस सिस्टम के द्वारा कुछ वर्क डन किया जाएगा ऑन द सराउंडिंग W, ठीक है। अगर सिस्टम वर्क करता है सराउंडिंग पे तो हम केमिस्ट्री में उसको -PdV से लिखते हैं, राइट। तो डेल्टा U Q बराबर डेल्टा U माइनस PdV। अब देखो अब ये सिस्टम Q डेल्टा U के इक्वल कब हो सकता है कि जब P डेल्टा V की वैल्यू 0 हो, दैट मीन्स कि डेल्टा V 0 होना चाहिए। डेल्टा V 0 मतलब कि V क्या होगा, कांस्टेंट होगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पर तो क्या क्या ऑप्शन है, गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली, नहीं ये सही नहीं है। प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखिए आपको करेक्ट ऑप्शन मिल गया, ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तभी वो Q जो है डेल्टा U के इक्वल होगा, ठीक है।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास है when a capillary tube with a cross sectional area A is dipped into liquid, the liquid rise to a height of 15 centimeter. If another tube with a cross sectional area 2A is dipped, then the rise of the liquid in the tube will be, क्या होगा? तो सिंपल आप देखो कि कोई भी एक कैपिलरी एक्शन है, आप जानते हो कि यहाँ पर अगर कैपिलरी को किसी लिक्विड सोल्यूशन में अगर आप डिप कर रहे हो तो यहाँ से ये इसका लेवल राइज होना स्टार्ट होता है। तो ये जो कैपिलरी है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये अगर कॉन्वेक्स भी बना सकता है शेप या कॉनकेव बना सकता है। तो सिंपल देखो कि ये जो लिक्विड का आपका यहाँ पर जो कैपिलरी मतलब लिक्विड होगा उसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है mg, ठीक है, ये नीचे की तरफ लगा रहा है, लेकिन जो लिक्विड का सरफेस टेंशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है फोर्स, ठीक है। तो सिंपल ये T और mg जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये रुक जाएगा और ये और ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अगर T ज्यादा होगा और ये mg अगर कम होगा तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। तो सिंपल आप देखो कि सरफेस टेंशन मींस उसका सरकमफ्रेंस, जो कैपिलरी का सरकमफ्रेंस है उसके आप कॉस थीटा के कंपोनेंट के इक्वल होता है। सपोज मैं बता रहा हूं आपको, देखो ये होता है mg, mg जो है ये इसका वेट है जो कि नीचे के डायरेक्शन में काम करता है, और ऊपर जो इसको राइज करता है वो होता है आपका सरकमफ्रेंस 2 पाई r इंटू अब t कॉस थीटा, ठीक है। ये जो कंपोनेंट होता है t कॉस थीटा ये इसको ऊपर मींस पहुंचाता है। तो सिंपल आप देखो ये कैपिलरी है अगर, तो मैं ये थोड़ा सा ये बना रहा हूं, तो ये जो एंगल है ना थीटा, थीटा ये है इसका एक्चुअली कि ये mg के जस्ट अपोजिट काम करेगा ऊपर, ठीक है। तो ये cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, वो हम लेते हैं। तो यहाँ पर 2 पाई r t cos थीटा इज इक्वल टू mg। अब आप जानते हो कि मास कैसे निकालेंगे, रो इज इक्वल टू m बाई v, ठीक है, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, तो मास निकाल लो आप, रो इंटू वी। अब v क्या होगा, अब देखो ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल कैपिलरी होता है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। तो यहाँ से h मिल गया आपको, सिंपल यहाँ पे रख दो रो पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी, ठीक है। अब आप यहाँ पे कैंसिल कर दो, r से कैंसिल होगा, पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो h की जो वैल्यू मिलेगी आपको ये मिलेगा h इज इक्वल टू 2, अब यहाँ पर आपका गामा आएगा, मीन्स गामा नहीं मतलब t आएगा, ठीक है, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई आपका आएगा r रो g, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हाइट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, दैट मीन्स कि आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कैपिलरी का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, राइट। तो एरिया हो गया a। तो अब देखो हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r एंड r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, दैट मीन्स कि r अंडर रूट a के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि यहाँ r स्क्वायर बराबर a है तो r बराबर अंडर रूट a होगा। तो यहाँ हम सिंपल अंडर रूट a कर सकते हैं, तो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट a। अब देखिए यहाँ पर सिंपल आपको क्या निकालना है कि पहले केस में 15 सेंटीमीटर चढ़ा है, दूसरे में आपको निकालना है जब 2a होगा। तो यहाँ पर h2 बाई h1 अगर मैं करूँ तो h2 के केस में क्या होगा 1 बाई अंडर रूट a2 आएगा, तो h1 के केस में 1 बाई अंडर रूट a1 आएगा, तो a1 का ऊपर आ जाएगा, तो a1 का क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर, a2 का नीचे आएगा। तो a1 का कितना है a है, a2 का कितना है 2a है, आप इसको कैंसिल कर दो, तो ये 1 बाई रूट 2 आएगा। तो सिंपल आप जब h2 निकालोगे तो ये h1 मतलब 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 बाई अंडर रूट 2, दैट मीन्स कि 1.414। तो इसको डिवाइड आप करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 6 के आसपास आएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट वाला होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इंट्रॉपी पूछ रहा है, इंट्रॉपी चेंज इन द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ परफेक्ट गैस फ्रॉम इतने से इतना एटीएम जा रहा है, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है। तो आप
फॉर्मूला याद रखो कि डेल्टा एस जो होता है एंट्रोपी चेंज का, वो होता है अगर आप प्रेशर पे कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका प्रेशर वेरी कर रहा है तब, तो एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी टू बाई पी वन, ठीक है, ये होता है। अब यहां पर आप चाहो तो नहीं, सॉरी, ये एन आर वी टू बाई वी वन होता है। तो अगर आप प्रेशर के टर्म में निकालोगे तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, वो कांस्टेंट होता है, राइट, पी टू वी टू। तो अगर आप पी वन बाई पी टू करोगे तो ये आएगा वी टू बाई वी वन। तो यहाँ पे वी टू बाई वी वन की जगह यहाँ पे आएगा पी वन बाई पी टू, राइट। तो ये पी वन बाई पी टू आएगा फॉर्मूला में। अब आप यहाँ पर P1 देखो आपके पास ये है, P2 ये है, टेम्परेचर आपको दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि आइसोथर्मल दैट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये वाला जो पार्ट है T2 बाई T1 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0। अब आपके पास बचा सिर्फ ये वाला NR P1 बाई P2। तो सिंपल आप R की वैल्यू रख दो जो कि आपको फॉर्मूला में दिया रहेगा ऊपर क्वेश्चन पेपर में 8.314, ठीक है। ये आपका होगा जूल केल्विन इनवर्स मोल माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो ये सिंपल मोल मोल से कैंसिल हो जाएगा। ln P1 बाई P2 इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आप कैलकुलेटर दिया रहेगा। तो ln 7.6 डिवाइडेड बाई 2.9, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आपको जूल में मिलेगा, ठीक है। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपको जूल में अप्रोक्सीमेटली 8 के आसपास मिलेगा, 8 के आसपास, ठीक है। अब आपको कैलोरी में आंसर निकालना है ये, ठीक है। तो कैलोरी में निकालने के लिए क्या होगा कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, ठीक है। तो आप सिंपल इससे डिवाइड कर दीजिए 4.18 से, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.9 के आसपास आएगा आंसर आपका। क्लियर है? आप इसको आई होप कि क्लियर होगा, ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर अ गैस फेज रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, H2O CH4 से CO बन रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। Kc की वैल्यू आपको दी हुई है और टेम्परेचर दिया है इतने केल्विन और Kp आपको निकालना है। तो मुझे पता है कि आप सब लोग जानते हैं, इंटरमीडिएट से पढ़ते आए हैं कि Kp इज इक्वल टू Kc R टू द पावर डेल्टा Ng होता है, राइट। अब डेल्टा Ng क्या होता है? ये नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो सिंपल आप देखो कि यहाँ पर क्या होगा, गैसियस प्रोडक्ट आपका 3 हाइड्रोजन है और CO, ठीक है। ये पहले ही बोल दिया गैस फेज रिएक्शन, मतलब ये यहाँ जो भी प्रेजेंट है वो सारे गैस हैं। तो ये 3 मॉलिक्यूल प्लस 1 मॉलिक्यूल तो 4, और यहाँ पर आपका 1 प्लस 1 मीन्स 2, तो ये आएगा 2। तो सिंपल Kp इज इक्वल टू क्या आएगा आपका Kc की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, और इसकी वैल्यू आप रख दो 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पर RT, तो R की वैल्यू आप रखो 8.314, टेम्परेचर आपका है 1000, ठीक है, ये रख दो, और डेल्टा Ng की वैल्यू 2, तो इसको आप रख के सॉल्व कर लीजिए। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 26 के आसपास आएगा। आप एक बार सॉल्व करिए इसको और मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि आपका वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये 26 आ रहा था, आप चेक कर लीजिए इसको कि आपका आ रहा है या नहीं वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द सेल रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू होता है माइनस NfE0 सेल, राइट। यहाँ पर आपको देखिए सिंपल कॉपर है, जिंक है, तो आपको पता है कि कॉपर और जिंक में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि जिंक है, ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक 2+ में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, और ये कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा, राइट। और कॉपर 2+ है तो ये 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बनेगा क्या, कॉपर बनेगा, ठीक है, रिडक्शन होगा, और कहाँ पे होगा, कैथोड पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब सिंपल इस रिएक्शन को जब आप ऐड करोगे तो इधर आएगा कॉपर, इधर आएगा जिंक, और इधर आएगा आपका जिंक और कॉपर।
तो सिंपली आप देखो कि यहाँ पर आपको इन सब चीजों से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कैथोड होगा, कौन सा एनोड होगा। ठीक है, तो कैथोड आपका पता है कि कॉपर हो गया और एनोड क्या है, जिंक हो गया। तो अब यहाँ पर आप सिंपल E0 सेल जो निकालेंगे, सॉरी, E0 सेल इज इक्वल टू होगा E कैथोड माइनस E एनोड, राइट। ठीक है, और यहां पर ये ध्यान रखना आपको दोनों ही जो वैल्यू है वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दिया होना चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ पर कॉपर 2+ से कॉपर में होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि कॉपर से ये कॉपर 2+ में हो। ठीक है, तब वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज है कि आपको जब E0 सेल निकाल रहे हो तो वहां पर ध्यान देना है कि ये दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। ठीक है, तो सिंपल आप रख दो यहाँ पर 0.339, ठीक है, ये कॉपर हो गया, माइनस जिंक हो गया आपका -0.762, तो ये प्लस हो जाएगा, तो आप 762 कर दो, आपका 1 और 0 और ये 1.1 आएगा आपका, राइट। ठीक है, तो ये 1.101 ये वैल्यू मिल गई। अब सिंपल आपको यहाँ पर n वैल्यू रखना है। n की वैल्यू कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो -2 इंटू f की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। ठीक है, तो आप उसको रख दो वैल्यू 500 कूलम, और E0 सेल की वैल्यू ये 1.1। तो ये आप अगर सॉल्व करोगे ना तो फाइनली जो एनर्जी है ये किलो जूल में निकालना है आपको। तो किलो जूल में आपका आंसर कितना होगा, ये अप्रोक्सीमेटली -121 के आसपास आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर यही है। आप एक बार इसको कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए कि ये वैल्यू आपको मिल रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कि यहाँ पर है 3 क्वांटम नंबर N, L and M ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर एटम इन द ग्राउंड स्टेट। तो कॉपर एटम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो आप कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो जानते हैं कि क्या होता है कि ये यहाँ पर सिंपल 4s2 होता है प्लस 3d। अब देखो यहाँ पर इन जनरल तो 9 होना चाहिए था, लेकिन जानते हैं आप सब लोग कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कॉपर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है और ये 4s1 3d 10 होता है। तो बोल रहा है कि क्वांटम नंबर किसका निकालना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द कॉपर एटम, तो सिंपल इसका निकालना है। तो दैट मीन्स कि आपका जो n की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, आपका 4 होगा। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो s ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन, तो s मतलब 0 होगा। उसके बाद आपका m की वैल्यू निकालना है, तो m कितना हो जाएगा, देखो l की वैल्यू 0 है, तो m की वैल्यू होती है -l से +l। ठीक है, -l से +l तक होती है। तो यहाँ पर सिंपल ये 0 है, तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपका 400 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये इस तरह से पूछे जाते हैं कभी कभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अ रियल गैस बिहेव मोर लाइक एन आइडियल गैस। अच्छा, तो आप जानते हो कि PV इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। तो यहाँ पर एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है Z, और Z की वैल्यू जब होती है 1 तो वो बिहेव करता है आइडियली। तो Z की वैल्यू 1 कब होती है, आपको ग्राफ याद होगा कि यहाँ पे प्रेशर वर्सेस जो है यहाँ पर Z, जब हमने ग्राफ एक प्लॉट किया तो Z, सॉरी जस्ट मिनट, तो जब हम प्रेशर वर्सेस यहाँ पर Z का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पर आपका होता है प्रेशर, इधर होता है Z, और ये आपका सिंपल होता है यहाँ पर Z की वैल्यू जब 1 होती है ये। ठीक है, तो ये होता है आइडियल केस। अब यहाँ पर मान लीजिए स्लाइड डेविएशन हो सकता है कि ये बिलो द यहाँ जा सकता है या एबव जा सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है प्रोसेस। तो यहाँ पर आप देखो कि कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है, जब ये लो प्रेशर पे हो। ठीक है, जब लो प्रेशर, दैट मीन्स कि PV/nRT इज इक्वल टू Z होगा, राइट। n की वैल्यू 1 मान ले रहा हूं, PV इज इक्वल टू RT। अब इसकी वैल्यू हमेशा 1 के आसपास आनी चाहिए। तो दैट मीन्स कि अगर प्रेशर की वैल्यू कम है, ठीक है, अगर प्रेशर कम है तो ये वैल्यू Z की 1 के आसपास आती है, राइट। तो ये
एक केस हो गया। दूसरा है कि इसकी वैल्यू कम कब आएगी, जब टेम्परेचर जो नीचे है उसकी वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है, तो आपका लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन पहला है, राइट। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्लेन दैट परपेंडिकुलर टू द प्लेन 110 प्लेन इन द सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो ये आपको फाइंड करना है कि कौन सा प्लेन परपेंडिकुलर है। तो सिंपल इसका ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले आप क्या करो, एक्सिस ड्रॉ कर लो। ठीक है, आप देखो यहां पर मैं मान लो x, इसको मान ले रहा हूं x, इसको मान ले रहा हूं y, इसको मान ले रहा हूं z। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहला जो प्लेन है 110, दैट मीन्स कि x एक्सिस पे जो इसका इंटरसेप्ट है वो 1 है, y एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट 1 है, और z एक्सिस पे ये पैरेलल है, 0 है, दैट मीन्स कि वो इनफाइनाइट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए करस्पॉन्डिंग कौन सा प्लेन आएगा, तो पहले इन दोनों को आप सिंपल मिला दो, राइट। अब यहां से ये जो है इस तरीके से z एक्सिस की ये पैरेलल जा रहा है प्लेन, दैट मीन्स ये ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, अब ये आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये प्लेन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, राइट, ये ऐसे दिखेगा। अब इसी के परपेंडिकुलर आपको प्लेन ढूंढना है। तो आप देखो कि ये एक डायगोनल प्लेन लग रहा है कि ये अगर क्यूब होता है यहां से इस टाइप से, तो देखो यहां पर अगर मैं मैच करूं इसको, तो ये इस टाइप से, तो यहां पर देखो एक क्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो ये क्यूब का एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है जो कि यहाँ पे है। तो हमको ये वाला प्लेन चाहिए। ठीक है, ये वाला प्लेन चाहिए। अब दैट मीन्स कि वो z एक्सिस पे कट करेगा और आपका x पे कट करेगा और y के पैरेलल होगा, राइट। तो यहां पर आप देखो सिंपल कौन सा है कि यहां पर z एक्सिस पे पहले कट करेगा, तो z एक्सिस में यहां भी नहीं कट किया, यहां भी नहीं कट किया है, यहां भी नहीं किया है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां पर z एक्सिस पे कट कर रहा है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है सिंपल तरीके से, देखो। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं आपको बना के दिखाऊं तो देखो कैसे होगा कि z एक्सिस ये है, z पे 1 है इंटरसेप्ट और y पे क्या है, 0 है, दैट मीन्स y के ये पैरेलल है। ठीक है, और क्या है, x पे 1 है, तो x पे 1 है मतलब यहां पर है, तो इसका मतलब ये आप मैच करा दो। ठीक है, सिंपल रुको, ये है, ये यहाँ पे आपने मैच करा दिया। अब ये वाला जो प्लेन है यही है ना भाई, देखो ये है प्लेन, तो यही प्लेन है आपका, ये प्लेन ऐसे जा रहा था, ये प्लेन वैसे जा रहा है, तो ये आपका सिंपली करेक्ट आंसर होगा, राइट। अच्छा, अब इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा। यहां पर देखो ये z की क्या है, पैरेलल है, दैट मीन्स कि z पे इंटरसेप्ट नहीं है इसका, मतलब z पे ये z के पैरेलल जा रहा है, तो मतलब ये जो प्लेन है आपका इसको परपेंडिकुलर नहीं है ये, हाँ परपेंडिकुलर पूछा हुआ था, तो यही एक आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH, NaF एंड NH4F आर इतना, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH। तो यहां पर आपको NH4OH का निकालना है। देखो यहां पर जो भी आपको वैल्यू दी हुई होती है ना, पहले मैं इसको सिंपल ट्रिक बता रहा हूं कैसे आपको करोगे। जैसे यहाँ जो वैल्यू दी हुई है उसको आप नोट कर लो, तो NaOH का दिया हुआ है आपको, क्या दिया है, ये बनेगा क्या, Na प्लस प्लस OH माइनस, आपका इसको लिमिटिंग वैल्यू दिया है 24, तो 24.8 हो गया। इसके बाद NaF क्या होगा, ये ब्रेक करेगा तो Na प्लस प्लस F माइनस होगा, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 10.5, राइट। इसके बाद आपका क्या है NH4F है, इसको अगर आप डिसोसिएट करोगे तो क्या मिलेगा NH4 प्लस प्लस आपका F माइनस। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है 12.5, राइट, ये है ना। अब देखो यहां से आप सोचो कि ऐसा मैं क्या करूंगा इस रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके कि हमको NH4OH मिलना चाहिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपल आप इधर आ जाओ, देखो यहां पर अगर आप पहले वाले को और तीसरे वाले को ऐड कर दो, ठीक है, और उसमें से दूसरे वाले को घटा दो, तो आपका सिंपल Na प्लस कैंसिल होगा और F माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो NH4OH आपको मिल जाएगा, राइट।
देखो ये आपका OH है, ये रह जाएगा और NH4 रह जाएगा। बाकी आप ये पहला वाला तीसरा वाला ऐड करोगे और उसमें से दूसरे वाले को घटाओगे। ठीक है, तो आप सिंपल ये ऐड करके घटा दो। ठीक है, तो ये आप जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल जो है आपको 24.8, ठीक है, 24.8 प्लस 12 आपका 5 है, ये आप ऐड कर दो और इसमें से माइनस कर दो 10.5 को, तो ये अप्रोक्सीमेटली 37 पॉइंट समथिंग आएगा। उसमें से आप जब 10 माइनस करोगे 10.5 तो ये ऑन एवरेज आपको 27 के आसपास मिलेगा ये। ठीक है, तो आपका ये वैल्यू जो है करेक्ट होगा, राइट। तो जस्ट आपको देखना है कि कौन से इक्वेशन से मुझे मिल सकता है, उसको आपको उस तरीके से रीअरेंज करना है। तो ये सिंपल थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, आपको ध्यान देना है कि कैसे रीअरेंजमेंट करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द मेटल आयन प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल एंड बिटवीन 12 आर रिस्पेक्टिवली। तो यार देखो यहाँ पर क्लोरोफिल, इसमें जो है ना आपका क्लोरीन रिंग होता है। ठीक है, आप जानते हो ना हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि पोरफायरिन रिंग होता है जिसमें 11 डबल बॉन्ड होते हैं। तो वहां पर नाइट्रोजन होता है 4 एटम, पता है आपको कि इस टाइप से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि हाँ कैसे होता है। तो ये आपका इस हीमोग्लोबिन में होता है, आयरन यहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये आपका पोरफायरिन रिंग होती है। ऐसे ही यहाँ पर क्लोरोफिल में जो है ये सिंपल यहाँ पर क्लोरीन रिंग होती है और इसमें 10 डबल बॉन्ड होते हैं। ये नेट का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, मे भी तुम लोगों को भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्लोरीन रिंग में 10 बॉन्ड होते हैं, जबकि आप अगर पोरफायरिन रिंग में कैलकुलेट करोगे तो 11 डबल बॉन्ड होते हैं। और अब जो विटामिन B12 है यहाँ पर कोरिन रिंग होती है। हाँ, तो रिंग सबकी पता होनी चाहिए आपको, कोरिन रिंग होती है, यहाँ पर 6 डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 6 डबल बॉन्ड होते हैं। जो विटामिन B12 में मेटल होता है वो कोबाल्ट होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये कोऑर्डिनेट रहता है जस्ट लाइक मैं यहाँ पर NN दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये आप कोरिन रिंग होती है जिसमें 6 डबल बॉन्ड होते हैं और ये इस तरीके से इसके पेरिफेरल के सराउंडेड होगा। अब यहाँ पर एक जो होता है एटम वो इमिडाजोल से बाइंड होता है, ये सबके केस में होता है। ठीक है, और इसके बाद जो 6 वाला जो साइट है वो वैकेंट होता है, किसके लिए, यहाँ पर आपका आता है सिंपल साइनाइड। ठीक है, तो वो होता है आपका विटामिन B12, राइट। तो ये यहाँ पर कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में, जबकि क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट होता है Mg। ठीक है, तो आपका यहाँ पर मेटल है Mg, जबकि यहाँ पे मेटल है कोबाल्ट। तो आपका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है, लेकिन आपको इन फ्यूचर ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इन सब का ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल। देखिए ये मॉलिक्यूल आपको दिया है COBr4 2-। तो सबसे पहले अगर कोई भी कंपाउंड दिया है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप। तो कोबाल्ट हो गया X -4 = -2, तो X बराबर आपको मिला +2, राइट। तो मतलब कि यहाँ पर कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 है, दैट मीन्स कि आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए कि 4s2 20 होता है, 3d7 ग्राउंड स्टेट होता है कोबाल्ट का। 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यहाँ से निकालोगे तो ये D7 बचेगा, D7 बचेगा, दैट मीन्स कि ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, सबसे पहले नीचे आता है E और ऊपर आता है T2। E में कितने होते हैं, 2 ऑर्बिटल, dx² - y² और dz²। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। T2 में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, dxz, dyz और dxy। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। इसके बाद आपके बचे कितने, 5 हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन और फिलअप कर दो। ठीक है, तो आपके अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3। अब यहाँ से आपको निकालना है CFSC। ठीक है, तो सिंपल आप निकालो कितना होगा स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपका। देखो E के लिए जो है ये आप जब नीचे जाएंगे तो +6 होता है 6dq, राइट, और माइनस होता है, नीचे जाएंगे तो -6dq और ऊपर जाएंगे तो ये +4dq। ठीक है, अगर आप डेल्टा में निकालेंगे वैल्यू तो डेल्टा T है यहाँ पर, तो उसके टर्म में निकालना होगा। ठीक,
तो ये 0.6 हो जाता है, ये 0.4 होता है, तो 0.6 इंटू 4, ठीक है, तो 0.6 इंटू 4 और ये 0.6 जो है डेल्टा टी होगा, राइट। और यहाँ पर जो है ये देखो 3 है, ठीक है, तो +3 होगा, 3 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन है तो कितने हैं 0.4, तो 0.4 डेल्टा टी होगा। और यहाँ पर देखो ये माइनस होगा यहाँ पे जबकि प्लस होगा, तो आप देखो तो ये 6 इंटू 4 24 मतलब 2.4 आएगा, ठीक। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 4 इंटू 1.2 आएगा, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -1.2 डेल्टा टी के आसपास आएगा। तो इसको अगर आप निकालोगे तो ये 6/5 के आसपास डेल्टा टी में आएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 6/5 डेल्टा टी होगा, राइट। यहाँ पर देखो वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव दोनों दे सकते हैं, तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमेशा लो होती है, तो ये निगेटिव में मिलेगी आपको, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रैगमेंट विच इज आइसोलोबल टू आयरन FeCO4, तो FeCO4 है इसके आइसोलेबल। तो पहले आइसोलेबल का मतलब आपको पता है क्या होता है? देखो आइसोलेबल का मतलब होता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो स्टेबिलिटी होती है, मतलब कोई भी मेटल है तो वो 18 इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन को अगर अटेंड करता है तो वो स्टेबल होता है। वैसे ही अगर आप जैसे सेकंड पीरियड के एलिमेंट की बात करें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, तो इनके लिए क्या होता है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन इनके लास्ट सेल में अगर आ जाएंगे तो वो स्टेबल होंगे। तो आइसोलेबल क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को काउंट करो तो आयरन का कितना होता है 4s2 3d6, दैट मीन्स कि 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस कोबाल्ट कितना देगा 2 एक लिगेंड के द्वारा दिया जाएगा, तो टोटल 4 है तो 8 होगा, तो कितना आएगा 16। अब ये 16 को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ये 18 करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जाकर के ये क्या होगा 18 इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करेगा। अब यहां पर आपको ढूंढना है कि 18 आइसोलोबल है 8 के, ठीक है, 18 आइसोलोबल है 8 के। ऐसे ही तो 17 होगा आइसोलोबल 7 के और 16 होगा 6 के, राइट। ऐसे ही 15 होगा 5 के। तो अब ये मतलब समझ रहे हैं आप, यहां पर देखो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, दोनों स्टेबल है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो 18 अटेंड कर लेगा, इसको मिल जाए एक इलेक्ट्रॉन तो ये 8 अटेंड कर लेगा। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोलोबल हैं। क्लियर है? तो आइसोलोबलिटी का मतलब समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो दैट मीन्स कि ये 6 के आइसोलोबल होगा। तो अब 6 यही पे है, तो 6 मतलब यहाँ पे किसके मिलेगा, देखो कार्बन की जो वैलेंसी है ये 4 है, 4 प्लस हाइड्रोजन 2 देगा तो ये 6 आएगा। तो दैट मीन्स पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? तो आइसोलोबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हाई स्पिन Mn3 प्लस आयन। तो इसमें क्या होगा कि हाई स्पिन Mn3 प्लस बोल रहा है, तो Mn जो नॉर्मल इसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 4s2 3d5 होता है, ठीक है, 25 इसका एटॉमिक नंबर है। तो 20 और 5 25 हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो हाई स्पिन बोल रहा है और 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 यहां से निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, दैट मीन्स कि ये D4 कॉन्फ़िगरेशन होगा। D4 होगा हाई स्पिन बोल रहा है, तो हाई स्पिन का मतलब है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं इसका ऑक्टाहेड्रल में ज्योमेट्री देखूं तो 1 2 3 और एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, दैट मीन्स कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मतलब क्या होगा कि उसका अगर म्यू वैल्यू आप निकालोगे तो म्यू स्पिन ओनली, ठीक है, तो कितना होगा √n इंटू n प्लस 2, फॉर्मूला होता है बोर मैग्नेटॉन। अब देखो कि यहां पर हो गया 4 इंटू 4 प्लस 2, दैट मीन्स कि 24 का अगर रूट आप निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको 4.9, तो आपका डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए कि अ मिक्सचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल विद द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इतना और इतना, द नंबर एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। तो देखिए सबसे पहले आप नंबर एवरेज मोलर मास के बारे में पता है आपको, mn बार जो होता है वो समीशन ओवर mi ni अपॉन में समीशन ओवर ni होता है। और जब यही वेट एवरेज मोलर मास पूछेगा आपसे तो mw बार होता है, जो कि होता है समीशन ओवर mi
Ni इंटू समीशन ओवर Mi डिवाइडेड बाई समीशन ओवर Mi इंटू Ni। ये मैंने मैंने अपने पॉलीमर के वीडियो में मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ मेरे प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। तो ये चैप्टर मैंने कवर किया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो देखिए हमको यहाँ पर Mn बार निकालना है। अब देखिए मिक्सचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉलीमर, तो मान लीजिए हमारे पास N1 जो है पॉलीमर है, उसका मॉलिक्यूलर मास है 20,000, ये दिया है, ठीक है 20,000 प्लस इसके साथ N2 जो कि ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बोल रहा है कि ये N1 और N2 दोनों सेम है, तो इसको भी मैं N1 मान ले रहा हूं, और यहां पर 40,000 है इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। अब ये दोनों मिक्स करके बनाए हैं, तो सिंपल आप क्या करोगे, जस्ट आप कैलकुलेट कर लो। तो Mn बार अगर आप निकालना चाहते हो तो Mi इंटू Ni दैट मीन्स 20,000। अगर मैं N1 की वैल्यू 10 ले लेता हूं तो मान लो सपोज ये 20,000 से क्या होगा 2 लाख हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा कितना आपका 40,000 से 4 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 20 होगा। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 30,000 के अराउंड आएगा, तो आपका पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्लियर है? तो जस्ट सिंपल आपको सोचना था कि N1 और N2 दोनों की वैल्यू सेम होगी और इसको कैलकुलेट करना था। अगला क्वेश्चन है आपका कि अ वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड मीथेन, द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द हीलियम एटम टू दैट ऑफ द CH4 मॉलिक्यूल। तो रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी होती है VRMS, ये होता है अंडर रूट 3RT/m। याद करने का ट्रिक बता देता हूं कि ये देखो R क्या है, R लगता है हमको 2 की तरह लगता है, लेकिन होगा नहीं, 2 होगा नहीं, तो ये 3 होगा, ठीक। और अगर आपको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पूछे तो m दिखता कैसा है 3 की तरह, लेकिन 3 होगा नहीं, तो अंडर रूट 2RT/m होगा, ठीक है। और V एवरेज क्या होता है अंडर रूट 8RT/m होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो ये तीनों फार्मूला याद रखिए, तीनों पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर VRMS अंडर रूट 3RT/m। तो बोल रहा है कि अ वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड मीथेन, द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द हीलियम एटम टू दैट ऑफ द CH4। तो आप अगर VRMS ऑफ हीलियम निकालोगे डिवाइडेड बाई VRMS ऑफ CH4 निकालोगे, राइट। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको 1 बाई, देखो ये 1 बाई मैसिव RT कांस्टेंट है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। सिंपल मैं बोल रहा हूं 1 बाई m ऑफ हीलियम आएगा, और ये डिवाइडेड होगा 1 बाई m ऑफ CH4, राइट। तो MCH4 ऊपर आ जाएगा अपॉन MCH4 डिवाइडेड बाई m ऑफ हीलियम, राइट। हीलियम हो गया, तो अब MCH4 कितना होगा, कार्बन 12, हाइड्रोजन 4, तो 16 हो गया। तो ये डिवाइडेड बाई हीलियम का होगा, हीलियम 4 हो गया, तो ये 4 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो 4 इसका रूट ले लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है सेकंड होगा। आई होप कि क्लियर होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है वो है क्या है, फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज इन द डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन ऑफ गैस। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि सिंपल एक गैस का मॉलिक्यूल है, सपोज A2 है, तो ये पहले डिसोसिएट होता है मतलब 2A में, इसके बाद एक सरफेस है जहां पर ये एडजॉर्ब होता है, ठीक है, इस सरफेस पे, तो ये डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन होता है इसका, ठीक। तो अब डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन में आपको रेट कांस्टेंट निकालना होगा। तो सिंपल देखो एडजॉर्प्शन जो है, ये एडजॉर्प्शन का जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, कि एडजॉर्प्शन अगर मैं बोलूं तो जो कंसंट्रेशन होगा A2 का उसके प्रोपोर्शनल होगा, राइट। तो मतलब प्रेशर ऑफ A2 और नंबर ऑफ वैकेंट साइट अवेलेबल टू द सरफेस, ठीक है। तो सपोज अगर थीटा नंबर ऑफ साइट्स जो है वो ऑक्युपाइड मतलब हैं, नंबर ऑफ साइट जो कि ऑक्युपाइड हैं गैस के मॉलिक्यूल के द्वारा, तो जो 1 माइनस थीटा होगा ये नंबर ऑफ अनऑक्युपाइड साइट्स होगा ऑन द सरफेस, ठीक है, 1 माइनस थीटा। तो PA जो होगा, जो मतलब एडजॉर्प्शन का जो रेट होगा, वो जो वैकेंट साइट अवेलेबल हैं उन पे ही होगा एडजॉर्प्शन, तो उन पे भी डिपेंड करेगा। तो ये होगा 1 माइनस थीटा, राइट। अब देखो यहाँ पर डिसोसिएटिवली एडजॉर्ब हो रहा है, तो सिंपल आपका जो है प्रेशर ऑफ A2 हो गया, 1 माइनस थीटा हो गया। अब एक मॉलिक्यूल के लिए 1 माइनस थीटा हुआ, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है,
तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस थीटा इंटू 1 माइनस थीटा, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब डिजॉर्प्शन किसका होगा, देखो सिंपल, आपका जो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुए हैं सरफेस पे वही डिजॉर्ब होंगे, राइट। तो आपको क्या होगा कि रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इनटू, अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन तो है नहीं, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ थीटा एडजॉर्ब हुए हैं वही डिजॉर्ब होंगे, तो थीटा इंटू थीटा 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो थीटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब के ए मतलब के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड, ये आपका मिलेगा के इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम को हम के लिख सकते हैं और प्रेशर ऑफ A2 को हम सिंपल P लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है दोनों बराबर आप कर दोगे तो K इंटू पी, अब 1 माइनस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको निकाल सकते हो, तो थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा जो वैल्यू मिली आपको, ये क्या मिलेगा, आप इधर इसको कर दो तो अंडर रूट के पी मिलेगा, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो थीटा के टर्म में, तो ये सिंपल आपको मिल जाएगा अंडर रूट के पी माइनस थीटा इंटू अंडर रूट के पी इज इक्वल टू थीटा, तो अब थीटा वाले को इधर ले आओ, तो ये अंडर रूट के पी अपॉन में क्या होगा 1 प्लस अंडर रूट के पी, राइट, इज इक्वल टू थीटा। तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको बस ये समझना था कि नंबर ऑफ साइट्स कितने वैकेंट है और कितने अवेलेबल है, ठीक है। आप यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेके भी कर सकते हैं, हाँ। तो जैसे यहाँ पर 1 माइनस थीटा मैंने एक मॉलिक्यूल के लिए वैकेंट लिया, अगर n मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, एक गैस के द्वारा एक n जनरेट होगा, तो 2 गैस के मॉलिक्यूल जनरेट होंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे थीटा है तो थीटा की जगह पर n स्क्वायर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, तो मैंने एक के लिए लेकर के बताया आपको, n के लिए भी आप कर सकते हो। क्लियर है, तो ये आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आप देखो कि ये मेटल है M1 रिएक्ट करता है साइनाइड आयन के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स एनायन विच गिव बैक M1 अपॉन ट्रीटमेंट विद द M2। अब देखो यहाँ पर M1 जो है पहले देखो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ x माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन, दैट मीन्स कि x जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब आपको पता है कि +1 कौन कौन से बना सकते हैं, यहाँ पर देखो जो अवेलेबल है, यहाँ गोल्ड जिंक दिया है, यहाँ कॉपर जिंक दिया है, तो देखो जिंक वाला तो होगा नहीं, ठीक है, जिंक वाले में तो है नहीं, तो जिंक वाला तो हो गया कैंसिल। अब बात करते हैं हम कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, 3 चीजों की बात करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि M1 ट्रीटमेंट M2 के साथ हो रहा है, तो M1 जो है फिर से वापस हमको मिल रहा है, दैट मीन्स कि M2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो M1 से क्या है, कम है, मतलब मैं पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूँ। मतलब M1 का जो वैल्यू होता है यहाँ पर, सपोज अगर मान लीजिए यहाँ पर ये सिल्वर है या गोल्ड है या कॉपर है, तो आपको तीनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो देखिए कॉपर का तो हमको पता है कि 0.34 होता है कॉपर, ठीक है, और Ag का जो है सिल्वर का 0.22 है, 0.22 है, ठीक है, और गोल्ड जो है इसका है आपका 1.6 के आसपास, ठीक। अब यहां से देखो आप कि जैसे आप सोल्यूशन होता है हमारे पास कॉपर सल्फेट का CuSO4 का, उसमें अगर हम जिंक आयन को डाल देते हैं तो जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर देता है। क्यों? क्योंकि पता है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा निगेटिव है, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है कंपेयर टू कॉपर। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी यही लगेगा। हाँ, अब देखो अगर यहाँ पर मेटल प्रेजेंट है, सपोज अगर आपका सिल्वर ही बना सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में, तो मतलब कि यहाँ पर इससे देखो जैसे पहला ऑप्शन आपका सिल्वर और कॉपर दिया है, तो अगर सिल्वर पहले ऑक्सीडेशन स्टेट 1 में है, ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर एक्चुअली जो है कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता तो है लेकिन वो डाई लीनियर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आप कंफर्म हो जाओ कि M1 जो है वो सिल्वर है या गोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर आप कॉपर ले रहे हो तो कॉपर के केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 है और सिल्वर के केस में 0.22 है। तो पहला मॉलिक्यूल जो M1 है अगर वो सिल्वर है तो दूसरा कॉपर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉपर का ऑलरेडी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 है, तो ये तो सिल्वर को रिप्लेस नहीं कर सकता है।
लेकिन अगर हमारे पास जो पहला M1 है, अगर M1 हमारे पास गोल्ड हो, ठीक है, तो वहां पर अगर हम सिल्वर ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो इसको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.6 है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर 1.6 है जबकि इसका 0.22 है, तो ये सिल्वर जो है रिप्लेस कर देगा Au को। तो इसका मतलब है कि हमारा जो पहला कंपाउंड है वो गोल्ड है और दूसरा सिल्वर है। क्लियर है? अब अगला जो क्वेश्चन है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन सेंट्रल नाइट्रोजन टर्मिनल नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो सिंपल यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर कितने अवेलेबल हैं, वही आपके हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड करेंगे। तो कार्बन एटम यहाँ पर है, कार्बन एटम के पास देखो ये पाई बॉन्ड जो होता है ना, ये नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर में नहीं आता है, ये पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को ओवरलैपिंग होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये पाई बॉन्ड जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 1 2 और यहाँ पर एक नाइट्रोजन के साथ 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ठीक है, 3 sp2 होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो अब देखो यहाँ पर ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, अब बचा A और C। देखो अगला जो नाइट्रोजन है यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है एक बॉन्ड कार्बन के साथ, एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, दैट मीन्स कि 2 सिग्मा बॉन्ड है जबकि 2 पाई बॉन्ड है, और नाइट्रोजन के पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन है 5 है। तो 5 में से एक इसने निकाल दिया, 4 इसने बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व किए हुए हैं। तो इसमें से 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, राइट। तो sp मतलब सिर्फ आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। अब अगला वाला देख लेते हैं। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन जो है इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से क्या है कि एक इसने यहाँ दिया है, 2 मतलब यहाँ इन्वॉल्व है, और इसके पास 3 अवेलेबल है, राइट। तो एक लोन पेयर यहाँ पर है, और ये जो लोन पेयर है इसका ये अवेलेबल है। तो ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये और ये 2 आपके जो है एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। तो आपका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन है कि नेम्स ऑफ O2 माइनस, O2 माइनस, O2 प्लस आर रिस्पेक्टिवली। तो ये तो आपको पता है कि O2 माइनस ये होता है सुपर ऑक्साइड, ठीक है, ये सिंपल है सुपर ऑक्साइड। O2 माइनस ये होता है आपका परऑक्साइड, ठीक। तो ये आपको जस्ट नाम याद रखने थे और कुछ नहीं, सिंपल है क्वेश्चन। O2 प्लस क्या है आपका? डाईऑक्सीजिनाइल। तो आपका जो पहला ऑप्शन है देखो सुपर ऑक्साइड वाले में ये सिर्फ पहला और तीसरा सही हो सकता है, दूसरा ये है कि परऑक्साइड है, तो सिर्फ पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा इसका, ठीक है। अब ये सिंपल क्वेश्चन था, मतलब इसमें बस आपको नाम याद रखना था कि जैसे ये सुपर ऑक्साइड होता है, और O2 माइनस ये तो आपको पता है कि ये परऑक्साइड होता है। हाँ, तो इस तरीके से आपको बस जस्ट याद रखना था थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कार्बन बेस्ड फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट आर स्टेबलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसके द्वारा होते हैं? कार्बन बेस्ड फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल मतलब आप जानते हो कि ये जो है कार्बन है, यहाँ पर जो है अगला कार्बन है, मान लो यहाँ पर रेडिकल बन रहा है, इससे एक मतलब एक बॉन्ड ब्रेक करके रेडिकल बन रहा है। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो जिसके पास मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, तो वो उसको स्टेबलाइज करते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप उसको कम स्टेबलाइज करते हैं रेडिकल को, ठीक है, क्योंकि वहां पर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, राइट। तो ये मेनली आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि बोथ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप, हाँ, तो देखिए यहाँ पर दोनों चीजें हैं। ये जो ऑप्शन है, अब ये जो पूछ रहा है कि द फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट आर स्टेबलाइज्ड, हाँ, तो स्टेबलाइजेशन देखिए दोनों के द्वारा हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जैसे मान लीजिए आपके पास सी है, मैं रेडिकल बना रहा हूँ यहाँ पर, और इसके पास डबल बॉन्ड O है यहाँ पर, और मान लीजिए यहाँ Me ग्रुप है। तो अगर ये हाइड्रोजन में मान रहा हूँ तो रेडिकल है,
तो ये में भी हो सकता है एक रेडिकल इधर ब्रेक करे, एक रेडिकल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यहाँ डबल बॉन्ड करके यहाँ रेडिकल फॉर्म कर ले। तो रेडिकल का स्टेबलाइजेशन तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप भी कर सकता है और डोनेटिंग ग्रुप भी कर सकता है। तो मतलब इंटरमीडिएट में पूछ रहा है तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो दोनों होगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कर सकता है। लेकिन अगर सिर्फ आपको इंटरमीडिएट में ना पूछ करके सिर्फ पूछता है कि रेडिकल को मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला स्टेबलाइज करेगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो वहां पर आपका आंसर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन यहाँ पे आपको दोनों स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आपको ओबे करना है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल मतलब आपको वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। निकिल मतलब आपको ग्राउंड स्टेट में पता है 4s2 3d8 होता है, दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन। साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन 1 के द्वारा दिया जाएगा, मतलब 8 हो गया, तो 18 हो गए। और प्लस यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये नहीं होगा फॉलो। आप इसको ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से भी कर सकते हो, जैसे निकिल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो दैट मीन्स कि इसका टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करोगे तो कितना होगा, मीन्स आप अगर निकालोगे तो ये होगा निकिल आपका 4s2 3d8 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन ये होगा। और प्लस अगर आप यहाँ से देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये उसके अकॉर्डिंग भी फॉलो नहीं करेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है FeCO5। तो Fe का जो है 4s2 3d6, दैट मीन्स 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट किए जाएंगे, दैट मीन्स 18, तो ये फॉलो करेगा। उसके बाद कॉपर है, तो कॉपर के 9 इलेक्ट्रॉन है, 4s2 3d10 होता है, तो दैट मीन्स आपके बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 11 होंगे। ठीक है, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, प्लस 3 यहाँ, तो 5 + 3 8, 8 + 11 ये कितने हो जाएंगे आपके 19 होगा, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। PtCl6 2- ये किस फैमिली का ग्रुप है, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम। दैट मीन्स कि इसमें भी बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, निकिल के कितना था 4s2 3d8 10, तो 10 होंगे, प्लस 6 यहाँ से ले लिया, प्लस 2 माइनस इलेक्ट्रॉन, मतलब वो भी जाएगा, तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन देगा। तो चौथा वाला और सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया आपको कैसे करना है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हाई स्पिन Mn3+ आयन। तो ये तो ऑलरेडी हमने कर लिया है क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने कर लिया था, इसका करेक्ट आंसर डी आया था। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड किया था कि सर इस पे ज़रूर वीडियो बनाइए, दैट्स वाई मतलब मुझे लगा कि आप लोगों को एक वीडियो बनाना चाहिए। तो अभी मैं आगे और भी वीडियो कंटिन्यू करूँगा, तब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करके डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी अदर भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।